इक्वेशन ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस फॉर ए आइडियल गैस स्टडी किया था कि हमारे पास कोई आइडियल गैस होती है, उसकी जो गैस इक्वेशन होती है, वैसे तो आप क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास PV इक्वल टू RT हमारे पास जो आइडियल गैस के लिए गैस इक्वेशन होती है। लेकिन अगर प्रोसेस आपका एडियाबैटिक हो तो उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो आपकी पी वी रेज पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास जो है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस की इक्वेशन है हमारे पास। अगर प्रोसेस आपका एडियाबैटिक हो तो उस केस में जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है हमारे पास पीवी रेट बी रेट पर गैमा हमारे पास होती है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे गैमा की वैल्यू Cp बटा Cv हमारे पास होती है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ P और V के लिए है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल होते हैं हमारे पास टेम्परेचर भी होता है, तो एक V और T के लिए भी आपके पास होती है, एक P और T के लिए भी हमारे पास होती है। तो उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो बोलता है वैसे तो हमारे पास जो PV होता है वो आपका RT के बराबर होता है। अगर हम एक मोल आइडियल गैस के लिए इक्वेशन लें तो PV इक्वल टू RT हमारे पास होती है। तो यहाँ से अगर हम P निकालेंगे तो P हमारे पास जो RT बटा V हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम इस P को निकालें तो RT बटा V आप इसको लिख सकते हैं, और इस P की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे पुट करेंगे तो P की जगह हम लिखेंगे RT बटा V, और आगे हमारे पास है V रेज पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको हम लिख सकते हैं RT V रेज पावर गैमा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि V बटे में है। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो V रेज पावर माइनस 1 बनेगा, तो V रेज पावर माइनस 1 और V रेज पावर गैमा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, V रेज पावर गैमा माइनस 1। लेकिन R यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो आप इसको दूसरी साइड ले जा सकते हैं। तो कांस्टेंट बटा R कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट, तो इसलिए हमारे पास बनेगा T V रेज पावर गैमा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे आपकी ऐसी ही इक्वेशन आ गई। तो ये दोनों इक्वेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में है हमारे पास। तो PV रेज पावर गैमा कांस्टेंट होता है, लेकिन TV रेज पावर गैमा माइनस 1 भी कांस्टेंट होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम ये भी लिख सकते हैं रिलेशन। तो TV रेज पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये जो हमने यहाँ पे गैस इक्वेशन ली हुई है, अगर मैं दोबारा से इसी को लेता हूँ PV इक्वल टू RT, तो यहाँ पे मैं V की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास RT बटा P होगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने P की वैल्यू निकाली थी इस इक्वेशन से, B को मैं बटे में ले गया था, लेकिन अगर मैं V की वैल्यू निकालनी है तो मैं P को दूसरी साइड बटे में ले जाऊंगा। तो इस तरह से हमारे पास V यहाँ पे RT बटा P हमारे पास बनेगा। और इस रिलेशन को अगर हम दोबारा से इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ पे P है हमारे पास और V रेज पावर गैमा है, लेकिन V हमारे पास है RT बटा P रेज पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा, और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे P रेज पावर 1 माइनस गैमा, क्योंकि गैमा बटे में है लेकिन उसकी पावर है P रेज पावर गैमा। लेकिन जब आप इस P को ऊपर ले जाएंगे तो P रेज पावर माइनस गैमा बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे P रेज पावर 1 और P रेज पावर माइनस गैमा, तो P रेज पावर बनेगी टोटल 1 माइनस गैमा, और साथ में यहाँ पे हमारे पास R रेज पावर गैमा है और यहाँ पे T रेज पावर गैमा है, वो हमारे पास जो कांस्टेंट होगा। अगेन हम इस R रेज पावर गैमा भी एक कांस्टेंट है, तो इसको भी हम यहाँ पे बटे में ले जाएंगे। तो समथिंग बाई कांस्टेंट इज आल्सो अगेन ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा P रेज पावर 1 माइनस गैमा इंटू T रेज पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पे बन गया। तो बोलता है जब आपका प्रोसेस आइडियाबैटिक होता है
तो जो हमारे पास गैस की इक्वेशन यहाँ पे बनती है, आइडियल गैस की इक्वेशन, वो आप तीन तरह से उसको लिख सकते हैं। ये इक्वेशन P और V के बीच का रिलेशन भी हो सकता है, ये T और V के बीच का रिलेशन भी हो सकता है, और ये P और T के बीच का रिलेशन भी हो सकता है। तो तीनों ही रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इनकी आपको कई बार जरूरत पड़ती है कि PV रेट पावर गैमा हमारे पास एक गैस की इक्वेशन होती है एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में, तो ये तीनों ही आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में है। तो आप इनको इकट्ठा भी याद रख सकते हैं कि हमारे पास PV रेट पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट और TV गैमा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हमारे पास P रेट पावर 1 माइनस गैमा और T रेट पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीनों ही हमारे पास जो है एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में गैस इक्वेशंस हैं या आइडियल गैस इक्वेशंस हैं, ये तीनों ही। तो जब आप इस रिलेशन को ड्राइव करेंगे तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि ड्राइव द इक्वेशन फॉर द आइडियल गैस इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपने एक इक्वेशन यहां तक नहीं ड्राइव करनी है, आपने इस तरह से इसको फिर कन्वर्ट भी करना है। कन्वर्ट कैसे करना है? इस रिलेशन के साथ। इस रिलेशन के साथ एक बार आप P निकालेंगे तो P आ जाएगा, ये B दूसरी साइड चला जाएगा, फिर आपने P की वैल्यू इधर पुट करनी है, और फिर दूसरी बार इसी इक्वेशन से आप V की वैल्यू निकालेंगे और उस V की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास जो है इस तरह से, बातें नहीं करो, उस तरह से हमारे पास यहाँ पे तीन रिलेशन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार हमारे पास जो पेपर में आता है, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक तो अगर आपको याद होगा तो इससे पहले भी हमने ऐसा बिल्कुल आर्टिकल किया हुआ है कॉपी, लेकिन वहां पे था वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वो था वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें बाहर से सिस्टम के अंदर ना कोई हीट आ सकती है, ना ही सिस्टम से बाहर को कोई हीट आपकी यहाँ पे जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम अगर हमने बनानी है तो उसी तरह से कंटेनर बनाएंगे, आइसोलेटेड सिलेंडर हम लेंगे एक, और उसकी जो वाल्स हैं उनको आइसोलेटेड यहाँ पे करेंगे। तो ये वाल्स हमारे पास आइसोलेटेड है ताकि जो हीट है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आपके पास ना आए, और साथ में हम इसको यहाँ पे जो है एक पिस्टन लगा देंगे। तो ये पिस्टन भी आपका इंसुलेटेड होना चाहिए ताकि इसके थ्रू भी आपकी बाहर को हीट एक्सचेंज ना हो। और इस सिलेंडर के अंदर हम एक आइडियल गैस ले लेंगे 1 मोल। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है आपका 1 मोल आइडियल गैस। तो ये हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस है। 1 मोल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये सबसे सिंपलेस्ट वे होता है कैलकुलेशन के लिए, PV इक्वल टू RT। NRT नहीं आपको लिखना पड़ेगा, PV इक्वल टू RT। तो इसलिए हमने इस सिलेंडर के अंदर, जो कि आइसोलेटेड सिलेंडर है, इसके अंदर एक गैस यहाँ पे कंसीडर की, और इस केस में हमारे पास जो पिस्टन है वो भी आपका इंसुलेटेड है, उसकी जो वाल्व्स हैं सिलेंडर की वो भी हमारे पास इंसुलेटेड है, और एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। तो आपको कोई भी आर्टिकल आया आपने ये लिखना एयर टाइट फ्रिक्शनलेस, ना तो इसमें फ्रिक्शन होता है ना तो इसमें एयर आपके अंदर जा सकती है। तो फिर बोलता है कि मान लो यहाँ पे जो गैस होती है वो अगर एक्सपेंड होती है, आपने मान लो इस पिस्टन को दबाया हुआ है, आप इसको छोड़ते हैं, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ये पिस्टन आपका ऊपर को उठेगा और ये पिस्टन आपका मान लो यहाँ पे चला जाता है। इस तरह से ये आपका ऊपर को चला जाता है, और ये कितना मूव होता है, इसका वॉल्यूम चेंज कितना होता है, मान लो dV होता है। 1 डायमेंशनल में हम इसको dx लिखते थे, लेकिन हम बोलते हैं कि इस पहले वॉल्यूम था v और ये थोड़ा सा ऊपर गया पिस्टन और यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो गया हमारे पास dV। तो इस केस में जो वर्क डन हमारे पास होगा दैट विल बी डेल्टा
डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी वी, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे गैस पिस्टन के ऊपर काम कर रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस, और वर्क डन बाय द गैस हमारे पास जो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए डेल्टा डब्ल्यू हमने यहाँ पे प्लस पी इंटू डी वी लिया। तो अगर हमारे पास डी वी वॉल्यूम से यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होता है तो उसके इसमें वर्क डन हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू टू पी इंटू डी वी हमारे पास यहाँ पे वर्क डन होगा। और अगर हमने टोटल वर्क डन निकालना है तो हम क्या बोलेंगे कि इफ पिस्टन मूव सो दैट वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, तो ये तो थोड़ा सा डिस्टेंस dv मूव हुआ, लेकिन बोलता है कि अगर वॉल्यूम हमारे पास पहले था इनिशियल वॉल्यूम V1 और फिर बाद का वॉल्यूम हमारे पास बना V2, तो उस केस में जो हमारे पास टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ डेल्टा W एंड दिट विल बी इक्वल टू V1 टू V2 और P इंटू dv। तो टोटल वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन डेल्टा W अगर P dv है तो W कितना बनेगा, दोनों साइड की इंटीग्रेशन। लेकिन दोनों साइड के इंटीग्रेशन में जो वॉल्यूम की लिमिट है हमारे पास, वो वॉल्यूम कहां से कहां को चेंज हो रहा है, V1 से लेकर के V2 तक, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये वॉल्यूम की लिमिट यहाँ पे लिख दी। अब ये जो प्रोसेस है ये मैंने बोला कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशंस यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी। एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में हम क्या बोलते हैं, अभी हमने डिराइव किया कि हमारे पास पी वी रेट टू पावर गामा है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस है, आर्टिकल का नाम ही एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इस केस में पी वी रेट पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास होगा। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं पी रेट और गामा इक्वल टू के, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट है उसको हम मान लो ये कांस्टेंट आपका के है तो हम इसको यहाँ पे के ले सकते हैं। और इस केस में जो p की वैल्यू हमारे पास बनेगी वो हमारे पास बनेगी k इंटू वी रेट पावर माइनस गैमा। ये जो v है इसको हम दूसरी साइड बटे में ले जाएंगे, तो दूसरी साइड बटे में गया, फिर अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो v रेट पावर माइनस गैमा हमारे पास ये यहाँ पे बनेगा। तो इधर हमने p छोड़ा, बाकी ये v गैमा दूसरी साइड ले गए, तो दूसरी साइड जाके v रेट पावर माइनस गैमा हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई, इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं टोटल वर्क डन के केस में। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो W हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बनेगा V1 टू V2 और यहाँ पे K इंटू वी रेट पावर माइनस गैमा इंटू dv। तो K यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास बचेगा V1 टू V2 और वी रेट पावर माइनस गैमा इंटू dv। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, तो हमारे पास जो है टोटल वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए जो W हमारे पास होगा, W हमारे पास बनेगा K इंटू यहाँ पे ये है हमारे पास वी रेट पावर माइनस गैमा, और इसकी जो इंटीग्रेशन होगी होगी वी रेट पावर माइनस गैमा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1, और लिमिट हमारे पास आएगी V1 से V2, क्योंकि आपको पता है कि x रेट ओवर n की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x रेट ओवर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया वी रेट ओवर माइनस गैमा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1, और लिमिट हमारे पास जो है V1 टू V2 यहाँ पे हमारे पास रहेगी। तो लिमिट हम आगे पुट करेंगे, तो लिमिट जब पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास K है और यहाँ पे V2 रेट पावर माइनस गैमा प्लस 1 और माइनस V1 और तो यहाँ पे माइनस V1 रेट पावर माइनस गैमा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे लिमिट पुट करने के बाद रिलेशन आ गया, और फिर हम ये जो K है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस गैमा प्लस 1 हम बाहर लिख लेंगे,
और के इंटू वी टू माइनस गैमा प्लस वन यहाँ पे कर देंगे, और माइनस के इंटू वी वन माइनस गैमा प्लस वन। ये हमने यहाँ पे किया कि के को तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये जो माइनस गैमा प्लस वन है इसको हमने बाहर निकाल दिया। तो ये चेंज हम यहाँ पे करेंगे। और फिर इसके बाद जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिलेशन होता है आपके पास, कि हम क्या बोलते हैं कि P1 V1 रेज पावर गैमा इक्वल टू P2 V2 रेज पावर गैमा हमारे पास होता है। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में PV इक्वल टू PV रेज पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास होता है। तो P और V की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो एक बार हम P1 ले लेते हैं, एक बार हम V1 ले लेते हैं, तो P1 V1 रेज पावर गैमा, एक बार आप P2 V2 रेज पावर गैमा लेते हैं, तो हमारे पास सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये चेंज नहीं होगा इनकी प्रोडक्ट, भले ही ये P और V आपके चेंज हो जाए, लेकिन P और V की प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, P1 V1 रेज पावर गैमा भी उतना ही होगा जितना P2 V2 रेज पावर गैमा हमारे पास यहाँ पे होगा। और इस केस में हम इसको एक कांस्टेंट ले लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, मतलब मान लो आपका K कांस्टेंट है, तो यहाँ भी हमने एक कांस्टेंट लिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं माइनस गैमा प्लस वन, और यहाँ पे हमारे पास आपका आ जाएगा K की जगह P2 V2, और साथ में आगे है V2 रेज पावर माइनस गैमा प्लस वन। और उसी तरह से यहाँ पे माइनस K हम यहाँ पे P1 V1 ले लेंगे, और आगे है V1 रेज पावर माइनस गैमा प्लस वन। तो ये चेंज हमने यहाँ पे किया। हमने क्या किया, जो K हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इस K की वैल्यू एक बार हमने ले ली P2 V2 रेज पावर गैमा, लेकिन वो ली हमने यहाँ पे जहाँ पे V2 था। तो जहाँ पे V2 था वहां पे K की वैल्यू ले ली P2 V2, लेकिन जहाँ पे हमारे पास V1 था वहां पे K की वैल्यू हमने ले ली P1 V1 रेज पावर गैमा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। तो अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये बना P2 V2, ये है V2 रेज पावर वन हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास गैमा भी है दोनों जगह, यहां से हमने गैमा नहीं लिखा। तो ये बन गया V2 रेज पावर गैमा V2 रेज पावर माइनस गैमा प्लस वन। तो आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो गैमा से गैमा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, यहाँ पे सिर्फ V2 रेज पावर वन ही बचेगा जो कि V2 होता है। और उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास होगा कि हमारे पास P1 और V1 ही बचेगा, क्योंकि ये V1 रेज पावर गैमा है, ये V1 रेज पावर माइनस गैमा प्लस वन है, तो बेस सेम है V1, तो पावर ऐड होंगी, तो गैमा में से गैमा माइनस हो जाएगा, एक ही बचेगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये माइनस P1 V1 हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। लेकिन फिर आपको पता है कि हमारे पास जो गैस की इक्वेशन होती है वो PV इक्वल टू RT होती है, तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो P2 V2 की जगह माइनस गैमा प्लस वन बाहर आ गया, तो P2 की V2 की जगह हमारे पास R इंटू T2 आ जाएगा, क्योंकि P2 V2 इक्वल टू R इंटू T2। अगर इसको आप P2 V2 लो तो ये R इंटू T2, क्योंकि R तो एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे बन गया R इंटू T2, और माइनस P1 V1 R इंटू T1, तो ये हमारे पास माइनस R इंटू T1 यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ दोनों में R कॉमन है, तो इस R को आप यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन बनेगा वो हमारे पास माइनस गैमा, यहाँ पे माइनस भी है, माइनस गैमा प्लस वन, और R भी हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा T2 माइनस T1। तो इन दोनों का R हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस आपका यहाँ पे नहीं था, ये यहाँ पे है, तो ये हमारे पास R। तो बोलता है अगर हम इस पहले वाली टर्म से माइनस कॉमन ले लेते हैं या अंदर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे बचेगा R डिवाइडेड बाय गैमा माइनस वन और T1
माइनस T2, मतलब हमने क्या किया, इससे माइनस बाहर ले लिया, तो T1 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, T2 है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन बाहर हमारे पास यहाँ पे माइनस है बटे में, इनका भी हमारे पास जो उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, तो गैमा के साथ में माइनस हो गैमा हो जाएगा, और +1 का -1 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका माइनस हमने बाहर लिया, तो जब हमने माइनस बाहर लिया तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, बोलता है ये है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर दी वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये है हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये आर्टिकल कई बार पेपर में आता है, एक ये हो गया, एक आइसोथर्मल वाला हो गया। तो कई बार आ जाता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, कई बार आता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सा आर्टिकल पेपर में करना है। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एडियाबैटिक वाला कराते हैं आइसोथर्मल की जगह, या आइसोथर्मल वाला कराते हैं एडियाबैटिक की जगह। तो बताइए इस केस में हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था, बोलता है दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। तो इस केस में जो आपका टेम्परेचर है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर में फॉल देखने को मिलता है, टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलता है इस केस पे। तो यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर होता है वो आपका ज़्यादा होता है, और फाइनल टेम्परेचर आपका यहाँ पे कम होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन आपका यहाँ पे होता है, गैस एक्सपेंड होगी। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, बाहर से कोई हीट अंदर नहीं जाएगी, गैस काम कर रही है, गैस काम कर रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, गैस की इंटरनल एनर्जी कम होगी मतलब उसका टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो अगर इंटरनल एनर्जी कहीं पे यूज हो रही है, इसका मतलब कि वो कम हो रही है, तो टेम्परेचर भी गैस का कम होगा। तो इस प्रोसेस में हमें टेम्परेचर डिक्रीज देखने को यहाँ पे मिलेगा। फिर इसके साथ में आर्टिकल है, एक दो बार वो भी पेपर में पूछा जाता है, और कई बार उसमें से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके केमिस्ट्री में पूछे जाते होंगे शायद उससे। वो है हमारे पास कंपेरिजन ऑफ द स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। कंपेरिजन ऑफ द स्लोप्स ऑफ एन isothermal and adiabatic। तो बताइए हमने यहाँ पे स्लोप का कंपैरिजन करना है, लेकिन स्लोप किसकी? स्लोप जो हमारे पास आपका पीवी कर्व होता है, जो हमारे पास पीवी कर्व होता है जिसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं, उसमें जो हमारे पास उस ग्राफ की स्लोप होती है उसमें हमने कंपैरिजन देखना है। कब देखना है? अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं या हम एडियाबैटिक प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे आप साथ में प्रोसेस भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में इन्होंने सीधा ही लिखा हुआ है कि हमारे पास कंपैरिजन ऑफ द स्लोप्स ऑफ एन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आप दो तरह से प्रोसेस करवाते हैं, एक बारी आप आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना आपने, वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और एक बार आप एडियाबैटिक प्रोसेस करवाते हैं कि बाहर से आपने कुछ भी नहीं लेना है, जो आपकी गैस ही वही काम करेगी। तो तब हम यहाँ पे स्लोप को जो है देखते हैं। तो अगर हम पहले बात करें, जो सब पहला है हमारे पास स्लोप ऑफ आइसोथर्मल या जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ होता है उसकी स्लोप की अगर हम बात करें तो बोलता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के हमारे पास कौन सा होता है, सिंस इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है
वो हम लिखते हैं कि PV इक्वल टू RT होता है। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर हमारे पास जो कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसलिए इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि PV इक्वल टू K, क्योंकि R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे K ले सकते हैं। तो K हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होगा, बिकॉज K इज इक्वल टू R इंटू T। दोनों ही कांस्टेंट होंगे अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास ये एक नई इक्वेशन बन गई PV इक्वल टू K। और इस इक्वेशन की दोनों साइड को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास बनेगी P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी इक्वल टू 0। क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो ये दोनों ही वेरिएबल हैं PV और VB। एक बार हम P एज इट लिखें, V का डिफरेंशियल ले लें, फिर हम V एज इट लिखें, P का डिफरेंशियल ले लें, तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। और इस इक्वेशन को हम रीअरेंज अगर करें तो हम क्या करें कि जो हमारे पास V इंटू डी पी है इसको हम रखें इसी साइड, और इस P इंटू डी को हम ले जाएं दूसरी साइड। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बनेगी। और इसी इक्वेशन में से फिर हम dp बाई डी वी निकाल लें, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा माइनस P बाई वी। तो बोलता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये हमें बताती है स्लोप के बारे में। स्लोप के बारे में P और V के बीच में जो ग्राफ होता है। तो इसकी बात अगर हम करें तो आपको पता है कि हमारे पास जो P हम इधर को लेते हैं, V हम इधर को लेते हैं, और सॉरी उल्टा हम लेते हैं इस केस में, V हम इधर को लेते हैं और V हम इधर को लेते हैं और P इधर को लेते हैं। और आपको पता है कि जब प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और जब वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर बढ़ता है। तो ये ग्राफ जनरली आपके पास जो इस तरह का होता है। तो अगर मैं बोलूं इस कर्व की स्लोप आपने निकालनी है तो आप कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट ले लेते हैं उस ग्राफ में। तो यहाँ पे मैं बोलूं कि वॉल्यूम हमारे पास V2 है यहाँ पे, और प्रेशर हमारे पास जो है P2 है, और इस जगह पे वॉल्यूम हमारे पास V1 है और प्रेशर सॉरी ये हमारे पास V1 है, P1 है, और ये V2 है और ये P2 है। तो 2 पॉइंट हम ले सकते हैं, जैसे आप x और y लेते हैं, x1 y1 और x2 y2। लेकिन यहाँ पे x, ये x है ये y है, मतलब v आपका x है और y आपका p है। तो यहाँ पे अगर आपने स्लोप निकालनी है तो सेम फॉर्मूला आप लगाते हैं। क्या फॉर्मूला आप लिखते हैं? m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इस केस में अगर आप स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? p2 माइनस p1 और डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1, और इसको आप क्या बोलेंगे? dp, इसको आप क्या बोलेंगे? dv। तो तभी मैं बोल रहा हूं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे dp बाई dv है ये स्लोप है, ये हमारे पास स्लोप है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास स्लोप क्या होती है? dp बाई v, और वो हमारे पास कितनी होती है? माइनस p बाई v। तो अगर आपने स्लोप निकालनी है, अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम पता है, P और V की वैल्यू पता है दोनों कांस्टेंट की, तो आप इस फॉर्मूले से भी स्लोप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो हमारी स्लोप होती है वो हमारे पास होती है dp बाई dv दैट इज इक्वल टू माइनस p बाई v। ये हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में स्लोप है। तो हमने अभी निकाली आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में स्लोप। अब हम निकालेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में स्लोप। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है दैट इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस कर्व। एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में, और एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हीट आपकी
एंटर नहीं होती, ना ही हीट ऑफ सिस्टम बाहर जा सकती है, लेकिन उसमें तीनों ही जो वेरिएबल होते हैं पी, बी और टी, वो आपके तीनों ही चेंज होते हैं। लेकिन जो आइडियाबैटिक प्रोसेस के केस में आपने क्वेश्चन लिखी थी, वो हमने लिखी थी पी वी रेट पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्वेश्चन हमने लिखी थी आइडियाबैटिक प्रोसेस के केस में। और इसको आप यहाँ पे दोनों साइड का अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव लें अगर, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास दोनों ही वेरिएबल हैं और दूसरी साइड हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम पहले p को एज इट इज लिखें और इसका डेरिवेटिव लें, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा गैमा v रेट पावर गैमा माइनस 1 इंटू dv। और फिर हम v रेट पावर गैमा एज इट इज लिखें और p का डेरिवेटिव लें, तो वो हमारे पास हो जाएगा dp, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दूसरी साइड कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे हमारे पास जो 0 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे v रेट पावर गैमा है, तो v रेट पावर गैमा का डिफरेंशियल गैमा इंटू v रेट पावर गैमा माइनस 1 इंटू dv हमारे पास होगा। और p को हमने एज इट इज लिखा, लेकिन फिर जब हमने v रेट पावर गैमा एज इट इज लिखा, तो यहाँ पे आपका dp हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बनी। तो इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास v रेट पावर गैमा इंटू dp है, इसको हम इसी साइड रहने देंगे और इसको हम दूसरी साइड यहाँ पे ले जाएंगे, माइनस p गैमा v रेट पावर गैमा माइनस 1 इंटू dv। और यहाँ पे हम जो है dp बाई dv अगेन निकाल लेंगे। तो यहाँ भी हमने dp बाई dv निकाला, जैसा हमने आइसोथर्मल के केस में निकाला था, तो यहाँ भी हमने dp बाई dv उसी तरह से निकाला। तो ये दूसरी साइड चला जाएगा, माइनस p गैमा v रेट पावर गैमा माइनस 1 और डिवाइडेड बाय v रेट पावर गैमा, ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा। और इसको हम यहाँ पे अगर रीअरेंज करें, तो ये रीअरेंज होके हमारे पास माइनस p गैमा और ये हमारे पास बन जाएगा v रेट पावर गैमा और v रेट पावर माइनस 1। इस v को मैंने ब्रेक कर दिया, v रेट पावर गैमा इंटू v रेट पावर माइनस 1 हमारे पास यहाँ पे बन गया और नीचे हमारे पास है v रेट पावर गैमा। तो यहाँ पे v रेट पावर गैमा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ आपका गैमा इंटू ये हमारे पास बचेगा गैमा इंटू माइनस गैमा इंटू p बटा v, क्योंकि ये जो v रेट पावर माइनस 1 है ये भी आपका बटे में चला जाएगा। आपको पता है कि v रेट पावर माइनस गैमा को आप 1 डिवाइडेड बाई रेट पावर सिंपल 1 रेट पावर v लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो v रेट पावर गैमा था, v रेट पावर गैमा था कैंसिल हो गया, यहाँ पे गैमा बचा, माइनस बचा और v रेट पावर माइनस को आपने बटे में लिख दिया। तो ये हमारे पास इस तरह से हम बोलेंगे कि dp बाई dv, ये हमारे पास आया माइनस गैमा इंटू p बटा v, लेकिन ये आया हमारे पास आइडियाबैटिक के केस में। तो हमने आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक दोनों के केस में ही जो हमारे पास स्लोप थी वो यहाँ पे निकाल दी। तो ये भी dp बाई dv है, और जैसा मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि हम dp बाई dv जो है आपकी स्लोप होती है, क्योंकि ये p और v का ग्राफ होता है और ये v1 p1 और ये v2 p2, अगर इनका डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास स्लोप बनती है। तो p2 माइनस p1 को हम dp बोलते हैं, v2 माइनस vv को dv बोलते हैं। तो इसलिए स्लोप आपकी dp बाई dv होती है। तो ये भी dp बाई dv है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे स्लोप है। तो बोलता है आप दोनों को कंपेयर करो, आप आइसोथर्मल की स्लोप और आइडियाबैटिक की स्लोप, तो दोनों को देखते हैं आप, तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ गैमा का फर्क है। तो आप क्या बोलेंगे कि एक की स्लोप हमारे पास जो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल की स्लोप है माइनस p बाई v,
ये है आइसोथर्मल की, और एडियाबेटिक की है माइनस गैमा इंटू पी बाई वी। ये हमारे पास एडियाबेटिक की है, बाकी सेम है, बाकी सेम है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि जो हमारे पास स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस है वो हमारे पास होती है dp बाई dv गैमा टाइम आइसोथर्मल। तो दोनों को अगर कंपैरिजन देखें तो हम क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक की स्लोप हमारे पास जो है गैमा टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। माइनस साइन तो दोनों में है, लेकिन हम क्या बोलें कि इसकी स्लोप गैमा टाइम ज्यादा है इसके स्लोप से। तो जो हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस की स्लोप होती है वो गैमा टाइम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस की जो स्लोप होती है। तो ये कई बार एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे ड्राइव करने को हमारे पास आ जाता है कि स्लोप इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज गैमा टाइम मोर देन दैट ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये हमें कई बार जो है ड्राइव करने के लिए आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपके पास डिस्कशन है आगे कि आइसोथर्मल कर्व नीचे रहता है, एडियाबेटिक कर्व हमारे पास ऊपर होता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे।